अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैया। मेरे प्यारे बच्चों, ई कैट यूईटी का राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के अंदर। जिन बच्चों को नहीं पता तो ई कैट पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होने का सहरा अपने सर पे रखती है। पंजाब की 52 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ई कैट के आगे सलाम करती हैं। ई कैट के थ्रू आउट पंजाब के अंदर कैंपसेस होते हैं, चाहे आपका ई कैट का फेमस कैंपस हो लाहौर कैंपस जो उनका मेन कैंपस है, चाहे कालाशाह काकू कैंपस हो, चाहे यूईटी आपके पास टैक्सला के कैंपसेस हो, चाहे आपके पास यूईटी पेशावर के नाम आपने सुना होगा। तो आपके पास यूईटी ओवरऑल पंजाब की सबसे बड़ी जामिया के तौर के ऊपर आती है। एक ऐसी जामिया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आज भी अपना एक नाम रखती है, अपना एक मुकाम रखती है, और कई गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, इसको मानती हैं, इंक्लूडिंग फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर भी ई कैट के टेस्ट को सलाम किया था कि भाई अगर किसी बच्चे ने ई कैट के अंदर अच्छा स्कोर करा हुआ है तो हमारे पास आए और हम डायरेक्टली उसको एडमिशन टेस्ट हमारा हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। मगर ई कैट के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि भाई ई कैट का जो टेस्ट होता है ये 400 नंबर का टेस्ट होता है और 300 प्लस नंबर्स आर गुड। तो अगर तो आपके 300 से ज्यादा नंबर है ई कैट के टेस्ट के अंदर, यूईटी के टेस्ट के अंदर, तब आपने फास्ट का टेस्ट एग्जाम्प्ट करवाइए, अदरवाइज फास्ट का खामोशी से अपना टेस्ट लाजमी तौर पे दीजिए। तो आज ई कैट के राउंड नंबर 2 का पहला डे है और हमारे पास आज के बच्चों के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। राउंड नंबर 1 ई कैट का ऑलरेडी कंडक्ट हो गया था अप्रैल में, जहां पूरे पाकिस्तान से टॉप पोजीशन हमारे शागिर्दों ने हासिल करी थी। चाहे बच्चे लाहौर से थे, इस्लामाबाद से थे, नारोवाल से थे, खानेवाल से थे, या किसी भी पाकिस्तान के शहर से, कस्बे से, गांव से थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मोर देन 110 स्टूडेंट ने 300 प्लस ऑलरेडी राउंड 1 में स्कोर कर लिया था। तो अब आ रही है यूईटी राउंड 2 की बारी, और इस दफा यूईटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 400 नंबर का टेस्ट होता है, तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी। जो आपके फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री हो गए या फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर हो गए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका पेपर वेटेज ज्यादा होता है, इंग्लिश का पेपर वेटेज कम होता है। तो याद रखिएगा 30 एमसीक्यूज आते हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं, मगर एक एमसीक्यूज कैरी कर रहा होता है 4 नंबर, 100 एमसीक्यूज होते हैं, तो इट मेक्स द सम ऑफ 400। ये थोड़ी सी मैं आपको बुनियादी बातें इसलिए बताता हूं कि कोई भी बच्चा जो ई कैट का टेस्ट दे रहा है उसको पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको तमाम के तमाम फुल लेंथ पेपर्स दिए थे ई कैट के, और साथ साथ आपको कंप्लीट हम लोगों ने पास पेपर्स भी कवर करवाए थे। That's the reason कि आप लोगों ने हाईएस्ट स्कोर किया था राउंड 1 में, और मुझे यकीन है कि राउंड 2 में भी आप अच्छा स्कोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी बात का आगाज करते हैं कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो ई कैट यूईटी का राउंड नंबर 2 दे रहे हैं उनके लिए बस एक छोटी सी मैं एक मिसाल दूंगा कि भाई मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, राउंड 1 जैसा भी हुआ था, अब राउंड नंबर 2 के ऊपर प्रॉपर हमें मेहनत करनी है और प्रॉपर हमें एफर्ट्स करनी है, सही है ना भैया। तो ई कैट राउंड नंबर 2 के आज के पेपर्स को जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बच्चों ने अपना रिव्यू को शेयर किया कि उनके पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। उनके पेपर के अंदर एक बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आया था कि समेशन का सिंबल है, और ये पास पेपर्स के अंदर मैंने यूईटी की मैराथन खुद बनाई थी, आप लोगों के लिए याद होगा, 12 घंटे की वीडियो। तो भैया समेशन का एक क्वेश्चन है, पास पेपर के अंदर भी ये मौजूद था, अभी भी आया हुआ है। देखो हमेशा याद रखिएगा, समेशन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू एंडिंग होती है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 डिवाइडेड बाय के इनटू के प्लस का 1 इनटू के प्लस का 3, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप देखो, आपको यहां पे जो फंक्शन की टाइप गिवन है ना, ये बहुत एक आपको डिफिकल्ट चीज गिवन है। तो समेशन के अंदर देखो आगे वाली जो चीज जो होती है ना वो आपको वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन पे इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक करवा दूंगा। 1 डिवाइडेड बाय के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 3, मैं डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय के प्लस का, क्योंकि देखो नीचे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं ना, b डिवाइडेड बाय के प्लस 1 प्लस का c डिवाइडेड बाय के प्लस का 3, सही है।
लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब जाहिर सी बात है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल जब आप करते हो तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद चीजों को सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो आपको फिर फाइनली ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जल्दी जल्दी इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय k इंटू के प्लस का 1 इंटू के प्लस का 3। बल्कि मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, मुझे पता है इसका एलसीएम लेने के ऊपर नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है a के पास सिर्फ k है, बाकी दो वैल्यूज a के साथ लिखी जाएंगी। तो क्या क्या लिखा जाएगा, a के साथ k प्लस 1 और k प्लस का 3 a के साथ लिखा जाएगा। मुझे पता है कि देखो b के पास सिर्फ k प्लस 1 था, तो एलसीएम कंप्लीट करवाने के लिए k और k प्लस 3 b के पास ऊपर क्या होगा, ये बेसिक एलसीएम है। देखो ये बेसिक एलसीएम है, आपको एलसीएम लेना पता है ना कि भाई जब आप एलसीएम लोगे तीनों प्रोडक्ट्स का तो b के पास नीचे ऑलरेडी k प्लस 1 मौजूद है, तो बाकी दो टर्म्स ऊपर आई होंगी, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर। सिमिलरली c के पास ऑलरेडी k प्लस 3 मौजूद है, तो बाकी दो टर्म c के पास ऊपर गई होंगी k इंटू k प्लस का 1। अब जाहिर सी बात है आपको ए, बी और सी चाहिए होगा, तो आपने बारी बारी अपने फैक्टर्स निकालने होंगे। तो जाहिर सी बात है आप बारी बारी आपके पास जो है आपके पास लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इनको आप जीरो पे सपोज करते हो, तो एक दफा के की वैल्यू आप जीरो रखोगे, एक दफा के प्लस 1 फैक्टर है तो के की वैल्यू -1 होगी, और एक दफा के की वैल्यू -3 होगी। तो आपको ए, बी और सी मिल जाएगा जल्दी से। तो भाई के की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं तो जाहिर सी बात है ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी क्योंकि के आ रहा है खत्म हो जाएगा, और के जीरो रखने के ऊपर क्या बन जाएगा 1 और 3। तो जाहिर सी बात है 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 बने, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/3 के बराबर। सिमिलरली b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं k की जगह पे क्या रखूं, अगर मैं k की जगह पे -1 रखूं, क्योंकि जाहिर सी बात है k की एक वैल्यू -1 है, तो k की जगह पे -1 रखने पे ये भी खत्म हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अब की बारी में k प्लस 1 जो है जब k की जगह पे -1 रखूंगा ये भी खत्म हो जाएगा, तो b खाली बच रहा होगा, और -1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस का 3 -1 प्लस का 3 पॉजिटिव का 2। सही है, तो -1 इंटू 2 नेगेटिव का 2 और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव के 1/2 के बराबर। b भी आ गया। फिर c की वैल्यू निकालने के लिए k का जो फैक्टर आ रहा है उसको अगेन आप इस पूरी टर्म में लिखोगे। देखो मैं ट्रिक के ऊपर सॉल्व करवा रहा हूं जल्दी जल्दी, भाई पेपर के अंदर आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। दैट्स द रीजन कि हमने आपको एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई। मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ हमने बड़ी मेहनत करी है, जो बच्चे हमारे साथ हमारी बैचेस के अंदर मौजूद होते हैं और अभी जो मौजूद हैं वो जानते हैं, इस बात की गवाही देंगे, तो ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। सिमिलरली सी का जो के की वैल्यू जो -3 है उसको हर जगह पे डालोगे, तो ये -3 डालोगे, अब की बारी में ये ए भी खत्म हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा, खाली सी बच रहा होगा। तो -3 और -3 प्लस का 1, -3 प्लस का 1 ये बन जाएगा -2। तो -3 और -2 पॉजिटिव का 6, और पॉजिटिव का 6 वहां पे जाके 1 से डिवाइड होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/6 के बराबर। विद इन सेकंड्स पे आ गया ना भैया, विद इन सेकंड्स के ऊपर आ गया। अब मुझे देखो a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। मुझे a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। फाइनली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये 1 डिवाइडेड बाय k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 3 किसके बराबर आ गया, a डिवाइडेड बाय k, तो a किसके बराबर था 1/3 के, 1/3 इंटू के, प्लस का b किसके बराबर आया नेगेटिव के 1/2 के, तो नेगेटिव का 1 ऊपर 2 नीचे इंटू k प्लस 1 के, और c किसके बराबर आ गया भाई, c बराबर आ गया मेरे पास फाइनली, c किसके बराबर है 1/6 के, तो 1/6 इंटू k प्लस के 3 के। ऐसा ही है, तो अब आप इस काम को देख लो भैया। तो यानी कि इस पूरी टर्म की वैल्यू इसके बराबर आ गई, यानी कि जो पूरी की पूरी टर्म थी ना सिंप्लीफाई करके इसका ये वैल्यू बन गई। अब देखो फाइनली मैं क्या कर सकता हूं, समेशन को अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी टर्म पार्शियल फ्रैक्शन से फायदा क्या हुआ कि ये जो पूरी टर्म थी ना सिंप्लीफाइड होकर इस फॉर्म पे आ गई। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूं, समेशन अप्लाई करवा सकता हूं। समेशन क्या था मेरा, इनिशियल वैल्यू 1 एंडिंग वैल्यू n, यहां पे क्या आ जाएगा 1/3 के माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के प्लस का 1, और आगे क्या है पॉजिटिव का 1/6 इंटू के प्लस का 3। अब फाइनली आप इस पे समेशन अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट श्योर कि एंडिंग वैल्यू n थी या कोई थी, मगर समेशन बारी बारी अब तमाम टर्म्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास n की वैल्यू होगी उसके ऊपर हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर तो एग्जामिनर कहता है कि n जनरल टर्म ही है, यानी कि n आप ऐसा ही मौजूद है, तो फिर पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली आसान मेथड तो ये है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर समेशन तीनों टर्म्स के ऊपर आप इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर अप्लाई करवा दो। डिपेंड करते हैं हमारे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, जो भी ऑप्शंस आ रहे होंगे उसके हिसाब से हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है भैया। देखो असल चीज इस क्वेश्चन में क्या थी, असल चीज इस क्वेश्चन में ये थी कि आपके पास जो फंक्शन आ रहा था इसको आपने ब्रेक कैसे किया, ब्रेक कैसे किया पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अगर इनिशियल वैल्यू n आ रही है तो जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे उसके हिसाब से मैं अपना आंसर जल्दी से रेक्टिफाई कर सकता हूं कि भाई मेरा ऑप्शन क्या है, मेरा आंसर क्या है, तो मेरा ऑप्शन जो भी होगा उसके हिसाब से हम इजीली उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अब वो बच्चा जिसने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं करी होगी ना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। फिर बच्चा कहता है सर यूईटी में नंबर कम आ रहे हैं, 200 से कम नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं लिया था। हमेशा याद रखिएगा, बड़ा मशहूर शेर है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे हुए तो आप भी सेम बच्चे की तरह सेम क्लास में हो, मगर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस दफा का राउंड नंबर 2 आई वुड से इट्स अ बिट डिफिकल्ट एज फार एज आई कैन सी, कि भाई ये क्वेश्चन पास पेपर में नहीं था, या हो सकता है मैंने करवाया हो, मगर इसकी लॉजिक समझो। एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 प्लस का 4/3, आगे कहता है 7/3 का होल स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। अब ये सीरीज चलती भी जा रही है। अच्छा, अब ये आपके पास सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, आपको सम टू इनफिनाइट तो कैलकुलेट करना है, बट इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीरीज। क्योंकि देखो कॉमन रेशियो बराबर नहीं है। आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है 1, फिर आगे आ रहा है पॉजिटिव का 4/3, फिर आगे आ रहा है आपके पास 7/3 का होल स्क्वायर। तो अगर आप और से देखो, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 की पावर 0 है, इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, और ये चलता जा रहा है। और कॉमन रेशियो इस सीरीज के अंदर बराबर नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे आप सम? फिर आप समेशन के कॉन्सेप्ट पे निकालोगे। तो अब आपके पास देखो, न्यूमरेटर के अंदर एक अलग सीरीज बन रही है, डिनोमिनेटर के ऊपर एक अलग सीरीज निकल रही है। पहले उसकी जनरल टर्म बनाएंगे, फिर उस पर समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भैया देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट आई वुड से। तो ऊपर जो सीरीज बन रही है कैसी बन रही है, 1 प्लस का 4 प्लस का 7, और ये चलता जा रहा है। ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7। तो भाई ये कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 का आ रहा है आपके पास। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास 3n माइनस के 2 का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 माइनस का 2 1 बन जाएगा। अगर n की जगह पे 2 रखता हूं तो 2 6, 6 माइनस का 2 सही है 4 आ जाएगा। n की जगह पे 3 रखता हूं तो 3 9 माइनस का 2 सही है, परफेक्ट है अर्थमेटिक। तो ऊपर वाली सीरीज के लिए हमने एक अलग जनरल सीक्वेंस बना लिया। और नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 3 की पावर 0 है, फिर नेक्स्ट टर्म में 3 की पावर 1 है, फिर 3 का स्क्वायर है। तो यानी कि हर अगली टर्म पे जो 3 की पावर आ रही है ना, वो एक कम आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म के ऊपर 3 की पावर 0 है, सेकंड टर्म पे 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म पे 3 की पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी जनरल टर्म तो बहुत आसान है बनाना, कि 3 की पावर में n माइनस का 1, जो भी 3 की पावर चल रही है उसमें n माइनस का 1, जो भी आपकी टर्म नंबर चल रहा है उसमें से एक को आपने कम कर देना है। तो भैया मजे का क्वेश्चन बन गया। तो अब देखो मैं क्या कह सकता हूं कि ऊपर मेरे पास सीक्वेंस जो बन रही है वो कैसी बन रही है, 3n माइनस का 2 के, नीचे कैसी बन रही है, 3 की पावर n माइनस के 1 के। अब फाइनली मैं समेशन को अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं समेशन को अप्लाई। अच्छा, एक यहां पे सिंपल तरीके से क्या क्रिएट कर ली, अपनी जनरल टर्म को क्रिएट कर लिया। अब आपको मालूम है कि आपकी जनरल टर्म क्या आ रही है, आपकी जनरल टर्म आ गई, यानी कि ऊपर सीरीज कैसी फॉर्म हो रही है, 3n माइनस का 2, जबकि नीचे कैसी सीरीज आ रही है, नीचे मेरे पास सीरीज आ रही है 3 की पावर n माइनस का 1। अब आप फाइनली यहां पे समेशन को अप्लाई कर दीजिए, और आसान तरीका तो ये कि ऑप्शंस को बारी बारी डाल के चेक कर लीजिए किसके ऊपर वेरीफाई वो कर रहा है। तो सिंपल तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। भाई असल चीज ये होती है समेशन के क्वेश्चन के अंदर कि आप अपनी सीरीज को फॉर्म कर लीजिए। अगर सीरीज आपकी फॉर्म हो गई तो फिर उसको क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बेसिकली यहां पे क्या पूछ रहा है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी टू द इलिप्स। अब हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में कंडीशन ऑफ टेंडेंसी टू द इलिप्स क्या होती है बेटा, इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हमेशा याद रखिएगा क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर हाइपरबोला की पूछी जाए तो हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, पैराबोला की क्या होती है, पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम। जबकि सर्कल की क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एम स्क्वायर, इंटू 1 प्लस का एम स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती। अच्छा, इसी तरीके से एक और सबसे बुनियादी चीज, सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है आपके पास 0, पैराबोला की क्या होती है 1, इलिप्स की क्या होती है 0 से बड़ी 1 से छोटी, हाइपरबोला की क्या होती है ग्रेटर देन 1। सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे, 0 के ऊपर, फंक्शन आ रहा है रूट कॉस एक्स माइनस का रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर कॉस 0 बराबर होता है 1 के, जबकि आपके पास साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 बराबर होता है आपके पास 0 के, और टेंजेंट 0 किसके बराबर होता है, टेंजेंट 0 बराबर होता है 0 के। तो अब देखो जब मैं यहां पे लिमिट को डालूंगा ना, तो रूट
लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, cos x क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास सिंपल तरीके से 1 दे देगा मुझे। cos 0 क्या होता है 1, सबके sin 0 क्या होगा 0 के बराबर। नीचे आपके पास क्या है टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, तो नीचे आ रहा है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x। इस क्वेश्चन की वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा याद रखिएगा कभी भी जब स्मॉलर वैल्यूज होती है ना तो टेंजेंट x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, क्योंकि टेंजेंट बहुत छोटा आंसर देता है, तो टेंजेंट x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है किसके, x के। सिमिलरली टेंजेंट स्क्वायर x अगर कहीं पर होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा x स्क्वायर के। तो सिमिलरली अगर कहीं पे टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x के। तो भाई देखो अगर सिमिलरली कहीं पे टेंजेंट स्क्वायर x होता है तो क्या बन जाता है x स्क्वायर, तो अगर कहीं पे टेंजेंट स्क्वायर x होगा तो क्या बन गया x स्क्वायर, और नीचे वाला x एडिटिस का एडिटिस, तो इस x से x कट गया तो सिंपल यानी कि नीचे x बच रहा होगा। तो अब देखो नीचे अगर 0 आ जाए तो याद रखिएगा ऊपर अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू और नीचे अगर 0 आ जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास इंफिनिटी बन जाता है, यानी कि आपके पास ये बन जाता है नो फाइनाइट लिमिट। यहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल कहां पे अप्लाई होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर अप्लाई होता है। जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, 0 डिवाइडेड बाय 0 हो, तो हमेशा वहां पे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो फाइनाइट लिमिट। नो फाइनाइट लिमिट क्योंकि लिमिट किसी भी फाइनाइट वैल्यू के ऊपर नहीं जा पा रही है। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये डायरेक्टली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है कि कभी भी कोई नॉर्मल टू द हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है। देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मगर कभी भी अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेट करने टू द हाइपरबोला तो उसकी नॉर्मली क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है, उसकी नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला होता है। बेटा इसका सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और आगे क्या होता है इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन है नॉर्मल टू दी हाइपरबोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ए बी एंड सी, द प्रॉब्लम ऑफ ए बी एंड सी आर सॉल्व प्रोबेबिलिटीज, आर सॉल्व प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 एंड द प्रॉब्लम ऑफ ए बी सी आर सॉल्व्ड प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 1/4, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज डैश। अब देखो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी या मुझे अनसॉल्व प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको 3 समों के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है और आपको अनसॉल्व प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 में से मैं सिंपल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को क्या करवा दूंगा माइनस, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अगर मेरे पास 3 सम्स आ रहे हैं तो मैंने इनकी जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसको 1 में से सेपरेट करवाऊंगा, मेरा पर्टिकुलरली क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। तो पैटर्न के ऊपर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 8 बॉल्स इन 3 बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग द 8 बॉल्स इन 3 बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। अब एग्जामिनर ने बताया हुआ नहीं है कि भाई बॉल्स आइडेंटिकल हैं या आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि सेम कलर की बॉल्स हैं अलग कलर से बॉल हैं, तो आप दोनों के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हैं आंसर हमारे पास क्या बनता है। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कितने तरीके कार होंगे अगर मेरे पास 8 डब्बे आ रहे हैं, मेरे पास 8 बॉलें आ रही हैं और सिर्फ 3 डब्बे हैं। अब देखो मेरे पास सिर्फ क्या आ रहे हैं, 3 डब्बे आ रहे हैं, तो एग्जामिनर कह रहा है कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, इसके कितने वेज होंगे। पहली कंडीशन तो मेरी ये हो सकती है कि भाई मेरे सारे के सारी बॉल्स क्या हो, एक जैसे कलर की हो, सेम कलर की हो। तो भाई लेट सपोज मेरे पास टोटल 8 बॉल थी ना, मैंने पहली बॉल यहां पे दे दी, एक बॉल मैंने यहां पे दे दी, एक बॉल मैंने यहां पे दे दी, टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स थी, टोटल मेरे पास 8 बॉल्स थी, सही है। तो 8 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो यानी कि 5 बॉल्स अभी भी आपके हैंड के अंदर मौजूद हैं, सही है। हर डब्बे के अंदर आपने क्या कर दी, एक बॉल डाल दी, तो कोई भी डब्बा एम्प्टी तो नहीं है। मगर अब इन 5 बॉलों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हो सकता है कोई बच्चा पहले डब्बे में 5 डाल दे, कोई बच्चा दूसरे डब्बे में 5 डाल दे, कोई बच्चा तीसरे डब्बे में 5 डाल दे, कोई बच्चा पहले डब्बे में 1 डाले बाकी 2 बॉलें डाल दे बाकी रिमेनिंग डब्बों में, कोई बच्चा 3 बॉलें पहले डब्बे में डाले, तो कितने वेज होंगे, सही है ना, बात समझिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि देखो हमारे पास लेट सपोज अगर 3 डब्बे आ रहे हैं, एक डब्बा x है, एक y है, एक z है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन 3 डब्बों के अंदर तो मैंने बॉलें डाल दी, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर हो गया किसके, 5 के। अब मुझे रिमेनिंग बॉलों को डालना है, रिमेनिंग बॉलें कितनी है, रिमेनिंग बॉलें मेरे पास हैं 5 और मुझे कितने डब्बों में डालनी है, 3 डब्बों में इनको डालना है। तो अब इसको कैसे डालेंगे, यानी कि मुझे इन 5 आइडेंटिकल बॉल्स को
तीन डब्बों के अंदर फ्रीली डालना है, फ्री होके आराम से डालना है। अब किसमें कितनी जाएंगी उसके लिए फिर एक फॉर्मूला होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए, और वो फॉर्मूला होता है n प्लस का r माइनस का 1 कॉम्बिनेशन r माइनस का 1। तो यहाँ पे मेरा n क्या है 5 और डब्बे कितने हैं मेरे पास 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस का 3 माइनस का 1 कॉम्बिनेशन r माइनस का 1 3 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन 2। तो 7 कॉम्बिनेशन 2 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 के बराबर। जो भी आंसर आ रहा हो मैं खाली 21 ही आएगा। अच्छा, तो ये होता है आइडेंटिकल का केस। अगर आइडेंटिकल एग्जामिनर कहता है कि नहीं हो रहा, यानी कि अगर तो एग्जामिनर कहता है कि भाई कलर्स डिफरेंट आ गए, तो एग्जामिनर फिर कंडीशन आपको देगा कि भाई अगर आपके पास हर कलर का बॉल डिफरेंट, यानी कि 8 डिफरेंट कलर की बॉल्स आ रही हैं, जो कि एक्सेप्शनल है कि एग्जामिनर इस तरह का बोले, मगर हो सकता है बोल दे, बट 8 बॉलें अगर डिफरेंट कलर्स की आ रही होगी तो एग्जामिनर फिर बताएगा आपको। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, फाइंड x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जामिनर ने आपको x की न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, यानी कि भाई x की वैल्यू क्या है 2 प्लस का 2 की पावर में क्या है 2 की पावर है 2/3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और क्यूब रूट ऑफ 3, सही है। फिर आगे आ रहा है मेरे पास 2 की पावर 1/3, तो यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास सिंपल तरीके से ये पूरी टर्म मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, सही है। इसको सॉल्व करने की वैसे ट्रिक भी होती है, मगर ये आज के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखो x की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 2, फिर आगे क्या आ रहा है 2 की पावर में 2/3, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे किसके बराबर, मैं कह सकता हूं इसको अल्लाह भला करे क्यूब रूट ऑफ 4, सही है ना, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4, और आगे मेरे पास आ रहा है प्लस का 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3, और सिंपल तरीके से क्यूब रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 का 2 आ जाएगा। अब मुझे एक चीज साफ तौर पे दिख रही है कि यार अगर मैं लेट सपोज कहता हूं कि a बराबर है किसके, मैं एक कंडीशन यहां पे सपोज कर लेता हूं ना। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि देखो ये मेरे पास था 2 की पावर के अंदर 2/3, और ये वाली टर्म थी 2 की पावर में सिंपल 1/3, तो ये स्क्वायर बेस्ड टर्म आ रही है ना, यानी कि भैया ये बेसिकली क्या है स्क्वायर बेस्ड टर्म आ रही है। तो अगर मैं कहता हूं कि a बराबर है क्यूब रूट ऑफ 2k, सही है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर होगा किसके, क्यूब रूट ऑफ पर्टिकुलरली 4k, ऐसा ही है। तो यानी कि मेरी एक्सप्रेशन आसान हो गई, जिंदगी मेरी आसान हो गई, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस का एक दफा पे a स्क्वायर आ गया, एक दफा पे a आ गया। अब आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना निस्बतन बहुत आसान, पर्टिकुलरली अब a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो कि देखो a चूंकि बराबर है किसके, a बराबर है क्यूब रूट ऑफ 2k, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकालना चाहो तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से आपके पास a क्यूब बराबर आ जाएगा 2k। नॉर्मल सी बात है भाई, कैसे कि देखो मुझे ये बात मालूम है कि a बराबर है किसके 2 की पावर 1/3 के, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको 1/3 को जब दूसरी तरफ भेजोगे, पावर कभी भी इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाती है ना, तो पावर रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में हमेशा दूसरी तरफ जाती है, तो ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 2 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ गई। तो यानी कि जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे आप a क्यूब लिख सकते हो, जहां पे 2 लिखा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब लिख सकते हो, तो पूरी सीरीज आपकी फॉर्म हो गई है। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं कि x इसके बराबर है, x बराबर है a क्यूब के, फिर आगे a स्क्वायर भी है, फिर आगे a भी आ रहा है, तो यानी कि मेरे पास ये पूरी की पूरी क्या आ गई, सीरीज फॉर्म हो गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो, आपका पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है नंबर ऑफ वेज बताइए अरेंज इन द वर्ड डॉटर दैट नो वोवेल्स कम टुगेदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दफा का यूईटी का पेपर ये हार्ड आया हुआ, पहले बता रहा हूं, पहले आपको मैं गाइड कर रहा हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पिक करा हुआ, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये देखो सिंपल नहीं आ रहा, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वर्ड डॉटर को अरेंज करना है कि कोई भी वोवेल एक साथ ना है। वर्ड डॉटर देखो इसमें कितने लेटर्स होते हैं, DAUGHTER। वर्ड डॉटर को ऐसे अरेंज करना है कि आपके पास इसके अंदर क्या हो, आपके पास इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई भी वोवेल एक साथ ना है। वोवेल नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, वोवेल्स क्या होते हैं, AEIOU, AEIOU, AEIOU। लव्स डॉटर में देखो आपके पास कितने वोवेल्स आ रहे हैं, खुद देखो आपके पास लव्स डॉटर, आपके पास लव्स डॉटर के अंदर कितने वोवेल्स आ रहे हैं, AU और A, DAUGHTER आपके पास डॉटर, तो उसके अंदर 3 वोवेल्स आ रहे हैं, सही है ना भैया, 3 मेरे पास क्या आ रहे हैं, वोवेल्स आ रहे हैं। और बाकी क्या होते हैं, दुनिया में 2 लेटर्स होते हैं, एक होते हैं कंसोनेंट्स, एक होते हैं आपके पास वोवेल्स, तो जो रिमेनिंग होंगे वो कंसोनेंट्स होंगे। अब देखो पहले आप इसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट करोगे तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब अगर मुझे वोवेल्स की अरेंजमेंट करनी है, सिंपल वोवेल्स की अरेंजमेंट करनी है, तो 3 वोवेल्स हैं, ऊपर 3 को रखा, और कोई रिपीटेड लेटर क्या इसमें
मौजूद है, बिल्कुल है। 2a आ रहे हैं तो नीचे 2a आ जाएगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल क्यों हमने सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि भाई जो रिमेनिंग आपके लेटर्स थे ना वॉवल्स के अलावा वाले, उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा। अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा होता तो उसकी फैक्टोरियल नीचे रिपीटेशन की आती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एग्जामिनर ने कंडीशन मुझे क्या दी हुई है, कंडीशन उसने ये दी हुई है कि भाई आपके पास लव्स डॉटर के अंदर कोई भी वॉवल जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो आपके पास सिर्फ वॉवल्स क्या क्या थे, ए था मेरे पास वॉवल, मेरे पास यू था और ए था, उसके अलावा बाकी सारे कंसोनेंट्स थे। तो कंसोनेंट कौन कौन से हैं, डी है, जी है, मेरे पास एच है, टी है और आर है। तो अब देखो इनके दरमियान में ऑब्वियसली आप 3 वॉवल्स को रखोगे तो इनके दरमियान में कितनी स्पेसेस आपके पास बच रही हैं उसको आप चेक कर लो। इनके दरमियान में टोटल 6 स्पेसेस बच रही हैं। तो एक दफा आप करोगे 6 कॉम्बिनेशन 3 ताकि हम इस बात को मेक श्योर करें कि भाई मेरे पास किसी भी लेटर के दरमियान में यानी कि किसी भी कंसोनेंट के दरमियान में वॉवल्स आए, 2 वॉवल्स एक साथ ना आ जाए। तो भाई इसका पैटर्न क्या था दोबारा समझ लो। एग्जामिनर कह रहा था लव्स डॉटर गिवन है, तो लव्स डॉटर के अंदर जो वॉवल्स है ना कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, इसीलिए आपने सबसे पहले लव्स डॉटर के अंदर से वॉवल्स देखे कितने हैं 3। कंसोनेंट्स क्या होते हैं वॉवल्स के अलावा वाले, वो थे 5। तो पहले आपने कंसोनेंट्स का अरेंजमेंट निकाल ली, उनमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, सिंपल 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। और फिर आपने वॉवल्स की अरेंजमेंट निकाली, क्योंकि 3 वॉवल्स थे और 2 रिपीट हो रहे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बन गया। और फिर जो कंडीशन थी कि 2 वॉवल्स कभी साथ ना आए, तो भाई सिर्फ कंसोनेंट्स कितने हैं 5 हैं। तो आपके पास कितनी गैप्स बच रहे हैं, इस डी से पहले भी कुछ आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, जी से पहले, जी के बाद, एच से पहले, एच के बाद, टी से पहले, टी के बाद। टोटल 6 बनते हैं। ये टोटल कितने बनते हैं 6। तो यानी कि इन 6 गैप्स के ऊपर 3 वॉवल्स आ रहे हैं, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 विल बी द आंसर। अच्छा मेरी ये वीडियो करप्ट हो गई थी, दैट्स द रीजन मैं दोबारा इस पेपर को बता रहा हूं। खैर अच्छा एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आज के पेपर में क्वेश्चन आया कि अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बताइए 2 टाइम्स ऑफ z क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय z क्यूब का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो पहले आपके पास जो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, z स्क्वायर प्लस का z प्लस का 1 इक्वल टू 0, यहां से आप पहले z की वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में प्लॉट करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे कहा हुआ था कि भाई एरिया ऑफ द कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और अगर y बराबर है 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को एरिया ऑफ द कर्व का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, एग्जामिनर कह रहा है y बराबर अगर 1 के, तो बताइए कि दूसरे की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर x। अब ये आगे समझने से मैं कासिर हूं, a cos थीटा है, ये सिंपल HOS थीटा तो नहीं होगा, a cos थीटा ही होगा प्लस का b sin थीटा। तो यार अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो देखो आपके पास अगर तो इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो हमारे पास सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला होता है कि भाई cos थीटा प्लस का sin थीटा, आपके पास यहाँ पे इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव अगर मौजूद है फंक्शन का, तो आंसर होगा e की पावर x इंटू कॉस थीटा। सही है ना, एक फॉर्मूला होता है, अगेन मुझे नहीं पता करेक्ट है नहीं है, बट मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि e की पावर x, और कभी भी अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन गिवन हो और प्लस के साइन के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, तो भाई सिंपल तरीके से आंसर क्या होता है, अगर इस पूरी टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो आंसर होगा e की पावर x इंटू फंक्शन के बराबर। तो मेरे नजदीक ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी y के ऊपर, तो मेरा आंसर पे नेगेटिव का e की पावर x इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन होता है। पेपर में आ रहा था, इसमें एग्जामिनर कहता है फेयर कॉइन 10 टाइम्स रोल्ड दैट हेड मोर देन टेल। अच्छा ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चे ने आधा क्वेश्चन शेयर किया है कि एक सिक्के को 10 दफा उछाला जाए। देखो सिक्का जो होता है ना वो हेड होता है उसके पास और टेल होता है, एक सिक्के को मैं 10 दफा उछालूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास ज्यादा है। अब देखो किसी भी सिक्के में 50-50 चांस होता है, आपके पास एक दफा हेड आएगा एक दफा टेल होगा, यानी कि हेड होगा या टेल होगा। अब अगर 10 दफा एक सिक्का उछाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है 5 टाइम्स हेड आ सकता है, 5 टाइम टेल हो सकता है। तो हमें नंबर ऑफ केसेस बताने हैं, फेयर कॉइन उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो तभी नीचे हमने क्या करा, नीचे हमने करा 2 की पावर 10, ऊपर क्या होगा, देखो 5 हेड है 5 टेल है। अब मुझे नहीं पता कितने हेड आए कितने टेल है, तो उसने क्या बोला है हेड हमेशा ज्यादा आए टेल के मुकाबले में। तो हमने क्या कंडीशन अप्लाई करी, 10 कॉम्बिनेशन 6, यानी कि भाई अगर आधे हेड है आधे टेल है, सही है, तो नंबर ऑफ हेड ज्यादा होने चाहिए। तो 10 कॉम्बिनेशन 6, 10 कॉम्बिनेशन 7, 10 कॉम्बिनेशन 8, 10 कॉम्बिनेशन 9, 10 कॉम्बिनेशन 10। एक तरीका सॉल्व करने का ये है, मगर बीच के अंदर जगह खाली, आई डोंट नो कि बीच में क्या था। दैट्स 5 हेड मोर देन टेल, 4 हेड मोर देन टेल, उसने एग्जामिनर ने कुछ बताया होगा, बच्चे ने यहाँ पे मिस किया हुआ है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भाई अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, अगर वो आपके सर्कल के ऊपर टेंजेंट आ रही है तो टेंजेंट की इक्वेशन पूछी हुई थी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का एम स्क्वायर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ये है वैल्यू ऑफ थीटा। किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास? साइन थीटा पॉजिटिव का साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, फिर आगे आ रहा है साइन 3 टाइम्स ऑफ थीटा बराबर है 0 के। तो भाई इसको डायरेक्टली आप हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व कर सकते हो। आपको ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन गिवन होंगे थीटा की बारी बारी वैल्यू डाल के चेक करो, जिसके ऊपर इन तीनों का सम आंसर 0 के बराबर आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा ये भी हिट एंड ट्राई मेथड का क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई वैल्यू बताइए थीटा की, साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा प्लस का साइन 3 थीटा। तो यार आसान तरीका तो ये कि देखो एग्जामिनर चूंकि आपसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस का साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस का साइन 3 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल टू के बाद 0 है, तो आप ऑप्शंस के अंदर बारी बारी थीटा की वैल्यू डाल के चेक कर लो, किसको तीनों थीटा की वैल्यू जो भी ऑप्शन होगा डाल के चेक करोगे किसके ऊपर आंसर आपके पास 0 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमसे पूछी हुई है। तो इसको सिंपल तरीके से फॉर्मूला जो होता है उसमें डालेंगे, डालने के बाद पर्टिकुलरली अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टोटोलॉजी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ था। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर आप लोग ग्रुप थ्योरीज क्यों पढ़ाते हैं, हमारे तमाम जो ई कैट के बैचेस थे, एनईटी के बैचेस, हमने ग्रुप थ्योरी, ग्रुप की तमाम थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। तो भैया आज का पेपर ई कैट का डिफिकल्ट है, याद रखिएगा जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ वो क्लियर कर सकता है। टोटोलॉजी आपके पास क्या होता था कि भाई अगर कभी भी दुनिया में रिजल्ट हमेशा आपका ट्रू हो, यानी कि P इंटू वी हमेशा बराबर आता है अगर P के, अगर आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू हो तो उस सूरत के अंदर जो आंसर आपको मिलता है वो उसको कहते हैं टोटोलॉजी। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपका अगर आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू हो तो टोटोलॉजी कहला रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई सम ऑफ द एन टर्म्स अगर बराबर है 3 की पावर n स्क्वायर माइनस के n के, सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको 10वीं टर्म की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप S10 की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, S10 की कोई ना कोई आपके पास क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उसके जरिए A10 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि A10 याद करिएगा ये चीज भी मैंने आपको थ्योरी के अंदर अपने सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक्स में पढ़ाई थी कि A10 किसके बराबर होगा, किसी भी टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिंपल S10 माइनस के S9 के। तो यहां से फिर आप इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से S9 की वैल्यू भी निकाल लोगे इजीली, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना AN इज इक्वल टू SN माइनस का SN माइनस का 1, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेरा ख्याल है 60 नहीं 56 क्या है, 10 टर्म्स है ना, 10 टर्म्स आ रही है तो क्या बन गया 300, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 3, 300 माइनस का 10, 290 बन गया वो तो सही। और 9 के लिए फिर सिंप्लीफाई करोगे तो मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर है, मगर इस पैटर्न के ऊपर ये सॉल्व हो रहा होगा। तो भाई ये आज के यूईटी के तमाम डे के क्वेश्चन है जो अभी तक के बच्चों ने हमें शेयर किया, और ये पेपर नस्बतन डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ पास पेपर्स करके जा रहे हैं। तभी आपने प्रॉपर तैयारी करनी है लाइव क्लासेस में, तभी हम कंप्लीट कोर्स के अंदर एक एक टॉपिक कवर अप करवा रहे होते हैं। अच्छा बेटा, आज के दिन के हमारे पास यूईटी के फिजिक्स का राउंड नंबर 2 का पेपर भी आ चुका है। यहां पे मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा आया और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हुए थे। इफ F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस का 2t बाय मास 1 kg फ्रॉम रेस्ट, वर्क डन बाय द फोर्स इज डैश। तो ये आज एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यूईटी के राउंड नंबर 2 के डे नंबर 1 के अंदर फिजिक्स का। फिर एक और क्वेश्चन आया, इफ 2 कूलम्स चार्ज सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द चार्ज, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दूसरा। तीसरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 is 10 and 8 are connected parallel with 12 volt battery, the current flown through it is dash। ये इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो भाई ये तमाम क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप करवाए हुए हैं। ये तो हम एक ओवरव्यू आपको यहां पे साथ साथ फिर आज के दिन के क्वेश्चंस का भी दे रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, रेजिस्टर्स R1 R2 of the resistance 10 and 8, R is 1 ohm and E is 12 volt, so terminal potential difference of the closed circuit battery will be dash। इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त कोशिश की जाएगी कि आपके जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं हमारे फिजिक्स के एचओडी डिपार्टमेंट्स के, वो इसको सॉल्व करवा के भी आप लोगों के पास एप्लीकेशन के ऊपर डाल दें। मगर याद रखिएगा ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये हमारी जो आपको पोर्टल के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स गिवन थे उससे गिवन है। तो आपने एफएलपीज को अच्छे से अच्छे तरीके से कवर करना है। राउंड नंबर 2 की यूईटी की मैराथन आपको प्रोफेसर आफ्ताब ने दी थी, जबकि राउंड नंबर 1 की मैंने खुद बैठ के पूरी 18 घंटे मेहनत करके वो बनाई थी, जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो इसको जहन में लाजमी तौर के ऊपर रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।
तो बेटा सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी फुल लेंथ पेपर्स के अंदर अपलोड होते जाएंगे। तो आपने लाजमी तौर पे इधर आप नस की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस के ऊपर हम हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू जो नस के नेट नंबर 4 में आते जा रहे हैं एज अ फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस जोन के ऊपर देते जा रहे हैं। सिमिलरली आप अगर तैयारी कवर अप कर रहे हैं सिंपल तरीके से यूईटी की, तो ईकेट के एफएलपीज को लाजमी तौर पर कवर करिएगा ताकि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आए। चाहे आप इंजीनियरिंग के हैं, चाहे बिजनेस के हैं, चाहे आप पर्टिकुलरली सीएस के हैं, ई कैट के एफएलपीज को लाजमी तौर पे दीजिएगा। चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, सीएस बैकग्राउंड के हैं, तो हमने आपको हंड्रेड्स ऑफ एफएलपीज बेतहाशा प्रोवाइड करे हुए हैं, उनको लाजमी तौर के ऊपर आपने कवर करना ही करना है। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जामिनर कहता है इफ टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड वन ईएमएफ इज गिवन सो फाइंड द अदर ईएमएफ। एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन था इफ करंट आई इज 0.6 एम्पियर, लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इज 0.2 WB by meter square is given, find the force of current carrying conductor। एक और क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड इज डबल एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 नंबर ऑफ टर्न्स 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया एंड चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0.1 to 0.5 इज गिवन। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इफ आरसी एक्ट एज द इंडक्टर, सो वोल्टेज लेट्स करंट बाय। और एक और क्वेश्चन था वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन 2 and 6 आर गिवन, पावर डिसोसिएशन इज इक्वल टू। भाई सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस पूरा पेपर गिवन था। इफ कॉमन बेस इज 0.96 देन कॉमन एमिटर बी इज इक्वल टू इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी वीएस पोटेंशियो फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्लोप इज 4 into 10 power -5 द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम दिस डेटा इज डैश। इन बेलमर सीरीज द वैल्यू ऑफ आर एच इज 1.0974 की होल पावर में 7 मीटर m -1। what is the value of m into n that 488 n nanometer making is obtained। okay perfect। भाई इस बच्चे के पेपर में सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं तो ध्यान में रखें। मास डिफेक्ट आपसे पूछा हुआ था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था एलिमेंट इज 99.9% decay after the 10 half life, the half life of the element is 5 days, so after 20 days the percentage of remaining element क्या होगी। इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई ये तमाम क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन भी इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त प्रोफेसर हंजला बुखारी अभी थोड़ी देर में सॉल्व करवा भी देंगे, मगर मैं भी आपको सिर्फ क्वेश्चंस गो थ्रू करवा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन आज के दिन में आए हैं, ताकि जो अगर किसी का भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है या कल की शिफ्ट में पेपर है तो एटलीस्ट उनको गो थ्रू कर ले क्वेश्चंस को। Ratio of the acceleration of solid sphere and hollow sphere if 20 kg mass attached with 200 nanometers 200 Newton per meter spring constant K, find the time period of the mass। A source moved towards the observer with the velocity 20 meter per second, the frequency 600 hertz, then the apparent frequency is equal to dash। इसी तरीके से if temperature exact use if the temperature exact use increases 30 degree then the speed of sound is given as। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था find the spring width if wavelength lambda distance between the plates D and from screen L is given dash। A thin prism of deviation 5 degree to 2.5 degree, find the refractive index of the prism। तो भाई यूईटी के इस बच्चे के पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए हुए थे और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर है। तो भाई बताने का मकसद क्या है कि इस साल यूईटी का राउंड नंबर 2 राउंड 1 के मुकाबले में टफ है। राउंड 1 वाज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू द राउंड नंबर 2, तो इसीलिए हम कहते हैं दोनों राउंड्स को दो। अगर एग्जामिनर ने पेपर्स को चेंज कर दिया या फिर टफ लेवल को रखना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए मसला होगा, तभी दोनों राउंड्स को लाजमी तौर पे देना चाहिए, पहली चीज। सेकेंडली अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। आपने खुदारा अपने तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे के सारे कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करिए, डेली बेसिस के क्वेश्चन शेयर करते जाइए ताकि उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन वाइज वीडियो भी मिलती जाए। पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे। आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर ये काम कर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही है।
अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक एक चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे प्रोफेसर बिलाल जिया के ऊपर, तो बिलाल जिया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल जिया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आपके एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे कि ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है,
एमबीबीएस के अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है, असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास्ट पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर ही शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर रॉनल्ड का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई दारा नस आर्किटेक्चर की तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता।
आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने एफएलपीज मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे एफएलपीज के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1 नेट 2 नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा। इसके अंदर आप एनबीएस के सेक्शन में जाओगे, एलएलबी के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर एनबीएस के सारे आपको एफएलपीज मिल जाएंगे 20 से ज्यादा, ये सारे एनबीएस के एफएलपीज हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने एफएलपीज को हमारे किया है, हमारे एफएलपीज ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140 135 130, तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस अप्लाइड साइंसेस के सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग, आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं उनको एफएलपीज में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई के एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास्ट पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं, हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है
उसको देखो, स्किप करो बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया, कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के, नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन FLP मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।